हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो। और अभी मैं शशिकांत पाठक लखनऊ से। और अभी रात के बजे हैं, आप देखोगे 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, पौने 1 हो रहा है। और मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है क्लास 9th के हिंदी मीडियम के उन बच्चों के लिए जिनकी साइंस का पहला चैप्टर है पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को आज मैं एक पार्ट को मैं चैप्टर करना इस पार्ट को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जब भी देखें तो आप अपने सामने अपनी एनसीईआरटी की बुक को रख लें और उस बुक में जैसे जैसे आपको दिया है आप उसको देखते जाएं। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे कवर करूँगा मैं। ठीक है, तो इत्मीनान के साथ बैठेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, लिखने से ज़्यादा आप उस चीज़ पर फोकस करिएगा जो मैं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं बोल कर भी आपको सारी डेफिनेशन को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपको आपकी बुक में पहले विज्ञान का जो विज्ञान की जो बुक है, साइंस की जो बुक है, उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या होते हैं मैं आपको बताऊं कि पदार्थ का मतलब हो गया कि विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु, यानी कि विश्व में पूरी पृथ्वी पर जितनी भी आपकी क्या बनी वस्तुएं बनी हैं, जितनी भी वस्तुएं बनी वो जिस भी सामग्री से बनी है। ठीक, जिस भी सामग्री से बनी है उन सारी सामग्री, उन छोटी छोटी कणों कणों को या उन छोटी छोटी चीजों को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है कि उनको क्या बोलते हैं? पदार्थ। ठीक, यानी कि उनको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो पूरे विश्व में पूरी पृथ्वी पर जितनी भी आपको वस्तुएं आपके अगल बगल, इवन आप खुद, आपकी पेंसिल, आपकी कॉपी, आपका इरेजर, आपकी सब कुछ, जितनी भी चीजें आपको हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी सामग्री से मिलकर के बनी होगी। उन छोटी छोटी सामग्री को, उन छोटे छोटे कणों को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया कि वो क्या होती है? पदार्थ होती हैं। ठीक, अब अगली बात है कि परिभाषा आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे कोई वस्तु, यानी कोई वस्तु जो क्या घेरती है? जो स्थान घेरती है। ठीक, जो क्या करती है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना खुद का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मतलब उसका अपना खुद का क्या होगा? भार होगा। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जिसका जो जहां भी रखी है वो क्या करेगी? अपना स्थान घेरेगी और उसका अपना खुद का क्या होगा? द्रव्यमान होगा। उस प्रत्येक वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, उस प्रत्येक वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, अब जैसे हम हैं, आप हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो को देख रहे हो, तो हम लोग भी क्या हैं? हम लोग भी एक वस्तु हैं, हम लोग भी एक पदार्थ हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं तो हमने उस जगह के स्थान को घेर रखा है। ठीक, और हमारा अपना क्या है? खुद का एक द्रव्यमान है, तो इसलिए हम किस कैटेगरी में आएंगे कि हम एक पदार्थ है। तो पदार्थ का मतलब हो गया कि आपकी चीजें क्या हो सकती हैं? सजीव भी पदार्थ हो सकता है, जैसे मैं, आप, और कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है। जो आपके हाथ में पेन है, जो आपके सामने बुक है, वो सारी चीजें किस में आएंगी? पदार्थ की कैटेगरी में आती है। ठीक, अब उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो हवा है, भोजन है, पत्थर है, बालू है, मिट्टी है, कुछ भी आप कह सकते हो, वो सब के सब किस में आएंगे? पदार्थ में आएंगे। ठीक, तो पदार्थ के बारे में आपको पता चला। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि पदार्थ को बांटना, यानी कोई चीज कितने भागों में क्या है? बांटी गई है। तो पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ का वर्गीकरण जो हमारे पुराने ऋषि महात्मा मुनि हुआ करते थे, उन्होंने पदार्थ को कुल मिलाकर के 5 तत्वों में बांटा है। पहला क्या है? पृथ्वी। दूसरा है अग्नि। तीसरा है जल। चौथा है वायु। और पांचवा है आकाश। ये 5 तत्व को हमारे पुराने ऋषि मुनि ने क्या किया था? बताया था कि हमारे पूरा तत्व है, पूरे जो पदार्थ होते हैं, यानी हम और आप जो होते हैं, वो 5 तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। ऐसा उन ऋषियों मुनियों ने बताया था, और ये बात गलत भी नहीं, ये बात सत्य है। ठीक, लेकिन अगर हम ये कहें इन 5 तत्वों से जो भी चीज मिलकर के बनी होती है बच्चों, उन 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई चीज को क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तत्व है वो। ठीक, लेकिन अगर आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर देखा जाए, यानी कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या माना है? आधुनिक वैज्ञानिकों का जो मत है, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को
दो भागों में बांटा, यानी पदार्थ को दो भागों में क्या किया, वर्गीकृत किया है। एक किया है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, भौतिक गुण धर्म के आधार पर, और दूसरा किया है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। तो आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो भागों में बांट करके देखा, एक तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है बेटा, किसी भी चीज को आप बाहर बाहर से देख करके बता दो कि ये चीज कैसी है, ठीक, वो होता भौतिक, यानी उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। और रासायनिक का मतलब हो गया कि आप उस पदार्थ के अंदर जा करके जब आप देखते हैं, उसके बारे में डिटेल से आप बताते हैं, तो वो होता है रासायनिक गुणधर्म होता है। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है। अब है जैसे पहला क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब पदार्थ आपको देखने में लगता कैसा, उसी को बोलते हैं क्या है, भौतिक स्वरूप। ठीक, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या कह रहे हैं, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है पदार्थ कई कणों से मिलकर के बना होता है। तो आप लिख सकते हैं पदार्थ कणों, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये आप बता सकते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। ठीक है, जैसे जैसे अगर कोई मान लो कोई लकड़ी है, तो लकड़ी को आपको पता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या है, वो बनी हुई होगी। तो लकड़ी भी आपका एक पदार्थ है, और पदार्थ को यानी लकड़ी को जब आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो आपकी लकड़ी है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के निर्माण अपना करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे, जैसे पहला पॉइंट ये हो गया, आप लिखोगे पदार्थ जिन भी कणों से मिलकर के बना होता है, वो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप उसको अपनी इस नेकेड आई से आप उसको देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म आकार के पदार्थ के कण होते हैं। ठीक, अगला जैसे तीसरा कह सकते हो कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अगर मान लो आपको आ जाए ना पदार्थ के लक्षण बताइए, पदार्थ के गुण बताइए, तो मैं पदार्थ के गुण लिख रहा हूँ जिनको आप पेपर में आप लिख सकते हो या बता सकते हो। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, हमको पता है कि हम लोग एक तरीके से तीन प्रकार के पदार्थों के बारे में बात करते हैं। पहला होता है, मैं तीसरे पॉइंट को और मैं ओपन करके बता रहा हूँ। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। अब इन्होंने ये जो बात बताई, इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने किसी ठोस वस्तु को बनाया, तो ठोस वस्तु को मैंने इस तरह बनाया कि ठोस वस्तु के जो कण है वो एक तरीके से खूब एक दूसरे से खूब चिपके चिपके इस तरीके से बैठे हुए हैं। और मैंने इसके बगल में द्रव का बनाया, द्रव में मैंने क्या बनाया, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक है कण है, ये सारे कण इस तरीके से व्यवस्थित है। तीसरा मैंने बनाया गैस का बनाया, गैस का एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ। अब मैंने ये जो तीन अवस्थाएं बनाई, इन तीन अवस्थाओं में देखो, जो ठोस है उसके कण आपस में क्या बहुत चिपके हुए हैं। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर है, लेकिन गैस की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। गैस के कण बिल्कुल एक दूसरे से दूर है। तो आप अगर आपसे ये मैं पूछूं कि अवस्थाओं के आधार पर किस अवस्था में अणुओं के बीच सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होगा, तो आप कहोगे गैस के। तो गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसमें होगा, द्रव में होगा, सबसे कम किसमें होगा, ठोस में होगा। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त रिक्त स्थान होता है, उसमें ठोस सबसे ऐसे पदार्थ है जिसके कणों के बीच क्या होता है, बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता है। द्रव क्या होता है, द्रव के अणुओं के बीच या कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, लेकिन द्रव की अपेक्षा गैस की अपेक्षा कम होता है। और गैस के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील
रहते हैं। गतिशील का मतलब होता है हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब ऐसा उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मान लो आपने अपने कमरे में एक अगरबत्ती जला दी, एक अगरबत्ती आपने क्या कर दी, जला दी। अब उस अगरबत्ती का जैसे ही धुआं निकलेगा तो धुआं क्या करेगा, पूरे पूरे कमरे में क्या करेगा, फैल जाएगा। इसका मतलब अगरबत्ती से निकलने वाला जो धुआं था वो कैसा था, गैस की स्थिति में था। तो गैस क्या है, गैस के जो ये कण है वो क्या करेंगे, पूरे कमरे में क्या करेंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे, नहीं पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो आप कहोगे कि जो अगरबत्ती से धुआं निकला उस धुएं ने पूरे कमरे के जगह को क्या कर लिया, घेर लिया। जिसका मतलब आप ये कह सकते हो पदार्थ की ये भी एक अवस्था है। इस अवस्था में जो पदार्थ के कण थे उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे उस जगह को घेर लिया। तो इसका मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं, हमेशा चलते फिरते रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे तो ये गतिशील नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से इतना चिपके हुए हैं, इनके बीच बिल्कुल स्थान नहीं है, तो ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये छोड़ के इसलिए चला गया क्योंकि इनके अणुओं के बीच इतना ज्यादा स्थान था, इसलिए ये छोड़ करके चले गए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और समझना, एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि अगर अगर आप क्या करोगे, तापमान और गतिज ऊर्जा कणों की गति पे क्या संबंध होता है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मान लो आप अपने अगल बगल, अपने जहाँ पर आप हो, अगर उस जगह का तापमान क्या करो, तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपके अगल बगल जो कण मौजूद है, ठीक, उन कण की बताओ गति क्या करेगी, उन कण की जो गति है वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। उन कण की गति क्या करेगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर आप अपने अगल बगल का तापमान बढ़ाओगे तो आपके कण की गति क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर कण कण की गति बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या बढ़ गया, जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा क्या कर गई, बढ़ गई। तो एक तरीके से आपके पेपर में हो सकता है कभी ये पूछ लें कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है और कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप एक चीज याद रखना कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है और उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या करती है, बढ़ जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलो मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। अगला पॉइंट है आपका विसरण क्या होता है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही होगी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करिए, ताकि मैं अगली बार से थोड़ा सा और बता, अगर आवाज़ कम भी हो या ज़्यादा भी हो या परफेक्ट हो तब भी आप मुझे बता जरूर दिया करिए। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो पदार्थ की बात हुई, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ कितने कितने भागों में बांटा गया है। अब आगे बात करता है, एक पॉइंट है जिसका नाम है विसरण। क्या है, विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने क्या देखा होगा, मान लो जैसे आप अपने रूम में हो, आपने रूम में क्या किया है, आपने मान लो परफ्यूम की बोतल निकाली, परफ्यूम की बोतल को आपने क्या किया, स्प्रे किया। तो परफ्यूम को जैसे ही बोतल आप स्प्रे करते हो तो उसी रूम में बैठे हुए जो बाकी के जो लोग होते हैं जिनसे आपकी दूरी होती, तो वो जो गैस होती है, यानी जो परफ्यूम होता है वो आपने स्प्रे किया, लेकिन उस परफ्यूम का जो फ्रेगनेंस होती है, जो उसकी सुगंध होती है, वो उन तक क्या करती, पहुंच जाती है। तो सोचो हुआ क्या होगा, जैसे आपने परफ्यूम स्प्रे किया होगा तो परफ्यूम में जो अंदर लिक्विड भरा था जैसे ही वो बाहर आया वो गैसेस के फॉर्म में हो गया। तो उसको अगल बगल जो आपकी गैस ढेर सारी थी उन गैसों ने उस परफ्यूम के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। ठीक, इस क्रिया को बोलते हैं विसरण बोलते हैं। यानी कि क्या हो गया, आपके गैस के पार्टिकल्स का या परफ्यूम के जो पार्टिकल थे उनका क्या हो गया, विसरण हो गया। क्योंकि उनको विसरण किसने कराया, एयर में जो बैठे हुए गैसें थे उन्होंने करवा दिया। ठीक, और जैसे क्या आप उदाहरण समझते हो। ठीक, अब विसरण का मतलब आप क्या, विसरण अगर मान लो आपको परिभाषा लिखने को आगे तो आप क्या परिभाषा लिखोगे, आप लिखोगे दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना। दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिल जाना। ठीक, अब जैसे उदाहरण में आपको मैं क्या बताऊं, जैसे उदाहरण में आप जैसे मान लो जैसे आपने पानी की एक गिलास भरी थी, आप उसमें उसमें क्या डाल दी, स्याही डाल दी। तो आप कुछ देर में देखोगे कि पूरे पानी में स्याही क्या करती, धीरे 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 फैल जाती है। तो इसका मतलब पानी क्या था, एक पदार्थ था, दूसरा स्याही एक पदार्थ था। तो एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ में अपने आप को क्या कर लिया, पूरी तरीके से मिला लिया। ठीक, और दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपने पानी लिया प्लस आपने क्या लिया, शहद लिया।
तो आप अगर पानी में शहद डाल के छोड़ दो तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि जो आपकी पूरी शहद है पूरे पानी में क्या करती है, फैल जाती है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आपस यानी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण दोनों आपस में क्या करें, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी को ही बेटा बोलते हैं विसरण बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अच्छा, अगला है, अगला मैं बात बताऊं। हाँ, एक और चीज बताऊं। अगर मान लो जैसे आपने तापमान, ये भी बात कभी कभार पेपर पूछते हैं। अगर मान लो आपने तापमान बढ़ा दिया तो विसरण की जो दर है, विसरण की दर क्या करती है, बढ़ जाती है। कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे, देखो। जैसे मान लो कि आपने क्या किया है, गर्म पानी लिया है, आपने अब की बार लिया गर्म पानी लिया है, और गर्म पानी में आपने क्या डाल दिया, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों, नीले कलर का होता है। ठीक, तो जब आपने गर्म पानी में आपने CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को डाला तो आप क्या देखोगे कि गर्म पानी में जो आपका CuSO4 है ना, बहुत तेज क्या करेगा, घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि गर्म पानी जैसे ही होगा तो उसका तापमान ज्यादा होगा। अगर उसका तापमान ज्यादा है तो इस गर्म पानी के जो कण होंगे उनकी दौड़ भी ज्यादा होगी। जब वो दौड़ ज्यादा होगी तो उसी में ही आपका CuSO4 भी दौड़ने लगेगा या CuSO4 को ये दौड़ाने लगेंगे। तो क्या होगा, जो आपका गर्म पानी होगा उसमें CuSO4 पूरी तरीके से जल्दी क्या करेगा, फैल जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर इसी जगह मैं क्या करूं, मैं पानी ले लूं, ठंडा पानी, और ठंडे पानी में अगर मैं आपका CuSO4 डालूं तो आप क्या देखोगे कि गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में आपका जो CuSO4 है वो क्या करेगा, धीरे धीरे फैलेगा। क्यों, क्योंकि जब पानी ठंडा होता है तो जो कणों की जो गति होती है ना, कणों की जो गति होती है वो होती है बेटा कम होती है, कणों की गति कम होती है। और जो गर्म पानी होता है यहाँ पर जो कणों की जो गति होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कणों की गति ज्यादा क्यों है, क्योंकि तापमान ज्यादा, तापमान ज्यादा तो विसरण की दर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, आई होप यहाँ से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, अगले लक्षण में चलता हूँ। अगला लक्षण आपका कहता है, अगला लक्षण आपका ये कहता है पदार्थों का कि जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि कण यानी पदार्थ के कण, कण एक दूसरे को आकर्षित करते, आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है, क्योंकि अच्छा आप पूछो कि क्यों आकर्षित करते हैं, क्योंकि कणों के बीच, कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, अच्छा, अब जैसे होता क्या है, अब अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने ठोस लिखा, ठोस के बारे में भी आपको बताया था, ठोस है, फिर यहाँ द्रव है, फिर यहाँ गैस है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि किस अवस्था के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, बता सकते हो। देखो, ठोस में मैंने बताया था कि ठोस में जो कण होते बिल्कुल पास पास होते, तो इनके बीच बिल्कुल जगह नहीं होती, जगह नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, तो आकर्षण बल इनका ज्यादा है। उसके बाद द्रव में आओ तो द्रव के कणों के बीच में थोड़ी सी क्या होती है, जगह होती है। जगह इसलिए ज्यादा क्योंकि इनके पास जो आकर्षण बल है इनकी तुलना में कम है। और गैस की जब बात करोगे तो गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच जो आकर्षण बल है इनकी तुलना में ज्यादा है, और इनमें जो बल है इनकी तुलना में ज्यादा है। एक आकर्षण बल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ जो रिक्त स्थान है इनसे ज्यादा है और इनका रिक्त स्थान इनसे ज्यादा है, तो रिक्त स्थान अगर ज्यादा होगा तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आकर्षण बल जो होता है वो विपरीत होता है कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी। और एक बात बताओ, आकर्षण बल को दिखाते हैं F से। ठीक, मानी बल है, बल मतलब फोर्स। ठीक, और वो व्युत्क्रमानुपाती होता है कणों के बीच की दूरी, मान लो R। अब है क्या, अगर आप क्या करो, अगर दूरी बढ़ाओगे
दोनों उल्टे उल्टे है ना, अगर दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या करेगा, घटेगा। सोच के देखो, यहाँ दूरी अगर यहाँ से दूरी यहाँ क्या करेगी, बढ़ गई, तो बल क्या करेगा, घट गया। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बल क्या करेगा, घटता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूरी कम करोगे, देखो यहाँ से दूरी अगर यहाँ कम होगी तो बल और बढ़ जाएगा, यहाँ से दूरी और कम होगी तो बल और बढ़ गया। यानी कि दूरी घटाने पर बल क्या करता है, बढ़ता है, और दूरी बढ़ाने पर बल क्या करता है, घटता है। ये रिलेशन याद रखना कि आकर्षण बल और कणों के बीच की दूरी का संबंध कैसा हो, विद क्रमानुपाती, मतलब उल्टा संबंध होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो आपको पता है पदार्थ की कितनी अवस्था है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ की अवस्था है 3। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है बच्चों, 3 है। एक आपका है ठोस, और एक है आपका द्रव, और एक है आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब इनमें क्या हो, तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, तो इन तीनों का कुछ तो अलग अलग होगा। मैंने छोटा सा मैं एक फिगर बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया, उसमें मैंने ठोस के कण इस तरीके से क्या कर दिए, रख दिए। समझाने के पर्पज से आपके सामने मैं फिगर बना रहा हूँ। और मैंने यहाँ एक बर्तन लिया, इसमें मैंने द्रव के कुछ और कण रखे, जिनके बीच में मैंने क्या दिखा दी, थोड़ी सी दूरी दिखा दी। और मैंने यहाँ तीसरा बर्तन लिया, इसमें मैंने गैस के कण रखे, उनके बीच की दूरी इनकी तुलना में ज़्यादा है। ठीक, ये आपके सामने 3 अवस्थाएं हो गई। अब हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो ठोस अवस्था होती है, इनके बारे में अगर हम पढ़ें, ठोस अवस्था के बारे में आप क्या कहोगे। देखो, इनका जो आकार होता है ना, वो निश्चित होता है। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कि जो ठोस होते हैं, इनका बच्चों आकार क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित। दूसरा आप क्या बताना चाहोगे, इनकी जो सीमाएं होती, सीमाएं का मतलब इनकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, अस्पष्ट होती है। ठीक, इनकी जो बाउंड्री होती है वो अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट सीमा होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या बताओगे आप, इसमें बताओगे इनका जो आयतन होता है ना, वो भी अस्पष्ट होता है, यानी कि निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है। चौथा पॉइंट आप क्या बताओगे, चौथा पॉइंट ठोस के बारे में बताओगे, इनकी जो नगण्य संपीडिता होती है। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, नगण्य संपीड़िता। देखो, संपीड़िता का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई कोई ठोस वस्तु है, कोई ठोस वस्तु मैंने लिया। अब इस ठोस वस्तु अगर है, तो मैं ठोस वस्तु अगर दबाना चाहूंगा तो नहीं दबा सकता। क्यों, क्योंकि इस ठोस वस्तु के ना जो कण होंगे वो इतने पास पास होंगे कि उनके बीच जगह तो नहीं है। तो जब मैं इसको दबाऊंगा तो वो ऑलरेडी इतने पास है कि हमसे नहीं दबेंगे। तो ठोस वस्तु में जो कण होते हैं इतने पास पास होते हैं कि उनको अगर आप दबाना चाहो वो नहीं दबेंगे। तो उसी को बोलते हैं संपीड़िता। संपीड़िता, नगण्य का मतलब संपीड़िता ना के बराबर होती है, उसको बोलते हैं नगण्य संपीड़िता बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट दृढ़। अब दृढ़ता क्या होती है, बल लगने पर टूट सकते लेकिन आकार नहीं बदलेंगे। अगर आप इनके ऊपर बल लगा दोगे तो बल लगाने पर टूट सकते हैं, पर आकार नहीं बदलता, आकार नहीं बदलता। आप सोचो आपके अगल बगल कोई ऐसी चीज पड़ी हो, ठीक है, जो ठोस हो। आप उसको सोचो, आप अगर मान लो वो चौकोर है, ठीक, अगर वो चौकोर हो तो आप सोचो क्या उस चौकोर चीज को आप बल लगा के गोल कर सकते हो। तो आपका जवाब आ गया नहीं। तो आप उसको ज्यादा बल लगाओ तो क्या करेगा, वो टूट जाएगी। तो बल लगाने पर वो टूट सकते लेकिन अपना आकार वो नहीं बदलेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद है छठा पॉइंट, इनका विसरण संभव नहीं है। विसरण संभव नहीं, अच्छा, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल है, उनके उनके बीच में दूरी है नहीं। वो इतनी ज्यादा अपने एक दूसरे से कण पास पास चिपके हुए हैं। जब वो चिपके हुए हैं तो बल उनके पास बहुत ज्यादा है। जब बल ज्यादा है तो एक कण दूसरे को छोड़ के जाएगा नहीं, इसलिए विसरण नहीं होगा। क्यों, विसरण में मैंने क्या बताया था, किन्हीं भी दो पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना। तो ये किसी के साथ मिलना नहीं चाहेंगे। क्यों, क्योंकि मिलने के लिए पदार्थ के कणों का आकर के मिलना जरूरी है। पदार्थ के कण आएंगे नहीं तो ये मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक, इतना आपको समझ में आया।
इतना क्लियर हुआ। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले एक एग्जांपल पूछा, क्या रबड़ ठोस है? क्या रबड़ ठोस है? रबड़ का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि आप इलास्टिक जो खींचते हो, ठीक, उसके बारे में बात करें, क्या वो ठोस है? तो आप एक चीज मुझे जवाब दो, ये आप क्वेश्चन है, ये पेपर में अगर मान लो आ गया तो आप इसका क्या जवाब दोगे? तो सुनो मेरी जब, तो आप कहोगे हाँ रबड़ क्या है, ठोस है, ठीक, क्योंकि जब आप उसको बाह्य बल लगाते हो तो बाह्य बल लगाने पर उसका आकार बदलता है, बल हटा जैसे लेते हो तो वो रबड़ क्या करती है, फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाती है। देखा है ना आपने, उस रबड़ को खींचा, रबड़ को जैसे आप छोड़ देते हो तो फिर से वो अपनी जगह पर आ जाती है, ठीक। तो यानी कि वो रबड़ अपने फिर से मूल आकार में वापस आ रही है, मतलब जो उसका निश्चित आकार था उस रबड़ ने अपना निश्चित आकार फिर से वापस ले लिया। इसका मतलब रबड़ क्या है बेटा, ठोस है, ठीक। चलो मैं अगला अगला एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपसे पूछ बैठा, क्या चीनी और नमक, चीनी और नमक सबके घर में होता है, क्या चीनी और नमक ठोस है? तो आप क्या कहोगे? चीनी और नमक को जिस भी बर्तन में रखा जाता है, जिस भी बर्तन में रखा जाता है, ये उस बर्तन का क्या ग्रहण कर लेते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चीनी और नमक जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेंगे, तो इसका मतलब चीनी और नमक क्या है, ठोस है। हाँ हाँ, आप ये मत कहना कि चीनी नमक को हम पानी में डालते, तो बिना पानी की वो आपसे पूछ रहा है कि चीनी और नमक ठोस है, तो ये अपनी इस ओरिजिनल यानी अपनी रियल स्थिति में क्या ये कहलाएंगे, ठोस है, ठीक। उसके उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक बात आती है जिसको हम बोलते हैं अपवाद के तौर पर। अपवाद, अपवाद का मतलब होता है जो चीज उनके बारे में बताई जा रही है सीधे उसका उल्टा, ठीक। जैसे आप सभी के घर में क्या देखा होगा, स्पंज देखा है, जैसे आपके घर में बर्तन क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, स्पंज, ठीक। देखा होगा स्पंज जो बड़ा सा होता है, जब आप उसको दबा देते हो तो छोटा सा हो जाता है, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ते हो धीरे 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 फिर से वो अपने क्या करता है, उसी आकार में आ जाता है, उसको बोलते हैं स्पंज। तो कहता है अच्छा ऐसा क्यों होता है, आप बताओ। स्पंज जो होता है ना, स्पंज दब इसलिए जाता है क्योंकि उसके जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, और उनके कणों के बीच में क्या भरी होती है, हवा। जैसे आप उसको जब दबाते हो तो वो हवा दो कणों की जो बीच थी वो निकल के कहाँ चली गई, बाहर। जब आपने उसको छोड़ दिया तो दो कण फिर से दूर हो गए, फिर से उसके बीच क्या आ गई, वापस हवा भर गई। तो इसका मतलब जब आपने स्पंज को दबाया तो स्पंज ने अपना आकार बदल लिया, लेकिन जब आपने उसको छोड़ा तो स्पंज फिर से क्या आ गया, अपने उसी आकार में आ गया। तो मतलब निश्चित आकार में आ गया, उसकी सीमाएं स्पष्ट हो गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका स्पंज होता है वो क्या होता है, आपका ठोस होता है। बात समझ में आई? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में हवा भरी होती है, हवा जब दबाने पर हवा निकल जाती है, फिर हवा वापस आ जाती है, फिर से वो अपने आकार को ग्रहण कर लेता है। बात समझ में आ गई होगी। तो स्पंज वाला कभी न कभी पेपर में एग्जाम्पल आता है, आपसे पूछते हैं, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बात आती है द्रव अवस्था की, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर है। इतना मैं रफ कर दूं, हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था के लिए मतलब अब मैं इसके बारे में लिखने जा रहा हूँ। द्रव अवस्था के बारे में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो द्रव होते हैं इनके आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। आकार निश्चित निश्चित नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी बर्तन का आकार ले लेंगे, इतना आप लिख लोगे। जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हो, ठीक, तीसरा पॉइंट कह सकते हो इनमें बहने का गुण होता है, इनमें बहने का गुण होता है। तो यानी कि आपने द्रव देखा होगा, द्रव बहता है, बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते पता है, इसलिए इन्हें तरल बोला जाता है, तरल कहा जाता है, क्योंकि बहने का गुण है इसलिए क्या है, तरल है, ठीक। आप मेरी अगर राइटिंग थोड़ी बहुत ना समझ में आए तो मेरी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर गौर करके सुनना, ठीक है। अब जैसे है क्या
इनमें बहाव होता है, द्रव बहते हैं, ये दृढ़ नहीं होते, ये भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट, द्रव जो होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। दृढ़ का मतलब होता है बच्चों कठोर। द्रव जो होते कठोर नहीं होते, इनमें बहने का गुण होता है। ठीक, आगे उसके बाद है, अब विसरण का क्या मामला है, सुनो। विसरण द्रव में, जैसे ठोस में पढ़ा था ना, ठोस में विसरण की बात हुई थी, तो ठोस में विसरण तो नहीं होता, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसलिए आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी से किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। अब अगर मैंने कहा कि ठोस द्रव गैस, यानी कि ठोस द्रव गैस, ठोस का, द्रव का और गैस का, तीनों का विसरण द्रव में संभव है। यानी कि अगर आप द्रव में ठोस को ले आओगे और द्रव को ले आओगे और गैस को ले आओगे, तो तीनों को ही द्रव क्या कर लेगा, अपने में मिश्रण करा लेगा, मतलब अपने में घोल लेगा, यानी अपने में मिक्स कर लेता है। तो ठोस का, द्रव का, गैस का, तीनों का इस ठोस द्रव गैस, यानी ठोस का भी द्रव में मिलना हो सकता है, द्रव का भी द्रव में मिलना हो सकता है, गैस का भी द्रव में मिलना हो सकता है। तो ठोस द्रव गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक, अब कह रहा है ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि ठोस तो नहीं करते ना, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण दर क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। विसरण दर अधिक होती है, क्योंकि इसलिए अधिक होती है क्योंकि द्रव में जो होता है वो कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, फ्री होते हैं, जल्दी से जल्दी दौड़ दौड़ के करके करा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, अगला है कि इनके बीच रिक्त स्थान हो गया, मैंने ये बता दिया, स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। और गैसों का, जैसे द्रव है, द्रव में गैसों का विसरण होता है, आप इसके लिए क्या बोलोगे कि गैसों में द्रव का विसरण होता है। जैसे होता क्या है, आपकी जैसे जीव, जितने भी जलीय जीव जंतु हैं, जितने भी जलीय जीव जंतु, मछली है, ऑक्टोपस है, कछुआ है, तो जल में क्या होता है, जल का मतलब द्रव। अब उसमें कोई गैस आई तो गैस क्या करती है, इसमें मिल जाती है, गैस मिल जाती है, तभी जा करके बच्चों जल में रहने वाले जलीय जंतुओं को क्या होता है, जीवन संभव हो पाता है। तो जलीय जीव जंतुओं का जल में गैस का विसरण क्या होता है, संभव, मतलब हम ये कह सकते हैं जल क्या है, द्रव। द्रव में गैस आएगी तो क्या करेगी, मिल जाएगी, द्रव उसको क्या कर लेगा, विसरण करवा लेगा। और ठीक, और विसरण की वजह से ही जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका क्या होता है, जीवन संभव हो पाता है। ठीक, अब बात करते हैं घनत्व की, घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व क्या होता है बेटा, अगर आप घनत्व का सूत्र आप देखोगे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, तो आप सोचो कि कौन सा ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा घना कौन होगा। देखो, घनत्व घना, अब सबसे ज्यादा घना कौन होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, तो आप बताओ। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि घनत्व के मामले में ठोस सबसे क्या होते, आगे होते हैं, उसके बाद फिर कौन होगा, द्रव होगा, फिर आखिरी में जो होगा सबसे कौन होगा, गैस। गैस का घनत्व इसलिए कम होगा क्योंकि गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, वो ज्यादा घने होते नहीं, इसलिए घनत्व के मामले में ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब अगली बात है आपकी, अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आज आपके लिए मैं यहीं पर इसको रोकता हूँ। आप पदार्थ के बारे में पढ़ो, पदार्थ के लक्षण के बारे में पढ़ो, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ो। ठीक है, और बाकी इसके बाद वाला जो एक पॉइंट बचा है, एक पॉइंट आपका गैसीय अवस्था बचा है और छोटा सा पॉइंट और बना है, मैं उसको एक दूसरे पार्ट में वीडियो बना करके मैं आपको दे दूंगा। तो आप तब तक इसको पढ़ो और अपनी बुक्स में जो भी आपका लिखा है ना, आप उसके अनुसार बुक को सामने रख लो और जो जो मैंने बताया है आप दोनों को मिला मिला के पढ़ते जाओ। जहाँ भी आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं कमेंट्स में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, आप नंबर पे कॉल करके मुझसे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।